सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो, तो बाबू मेरे पिछला क्लास में हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक याद है? 220 तक। आज आ जाओ 221 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझना जरा क्या कह रहा है। 221 में कह रहा है कि ऊपर दी गई व्यवस्था से धन बनाया, एक धन नहीं होगा, ये घन कर लो। कह रहा है कि ऊपर दी गई व्यवस्था से घन बनाया जाए तो अंक 3 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। डायरेक्ट पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, सामने वाले फलक का मतलब कि 3 का विपरीत। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में हम अल्टरनेट चलते हैं। जैसे अल्टरनेट कैसे चलेंगे? तो 5 का विपरीत 4 चलेंगे। 5 का विपरीत 1 और 2 को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 5 के बगल में भी 1 है और बगल में 2 है, तो बगल वाला कभी विपरीत नहीं होता, आप जानते हैं, इसलिए अल्टरनेट लेके चलते हैं। तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का 5। उसी प्रकार 1 का विपरीत हो जाएगा क्या? 1 का विपरीत हो जाएगा 4, 1 का विपरीत हो जाएगा 4 और 1 मिनट, नहीं, गड़बड़ हो गया, रुको, ऐसा नहीं होगा। देखो, 5 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत हो जाएगा 6 और 1 का विपरीत होगा 3। देखो कैसे, 2 का विपरीत 6 हम इसलिए लेंगे कि 2 अल्टरनेट क्यों लेते हैं? अल्टरनेट इसलिए लेते हैं कि बगल वाला विपरीत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, 2 का विपरीत हम 6 इसलिए लेंगे कि 2 के बगल में 1 है, नहीं ले सकते, 4 है, नहीं ले सकते, 3 है, नहीं ले सकते, और 2 के बगल में 5 भी है तो नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे? 6 लेंगे। और 1 का विपरीत क्या लेंगे? 3 लेंगे, क्योंकि 1 के बगल में 5 है, 2 है, 4 है, 6 तो पहले 2 का हो चुका है, तो 1 का विपरीत 3 लेंगे। तो अब लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अल्टरनेट में अपोजिट करा दीजिएगा, काम खत्म हो गया। लेकिन हम तो बता दिए कि भैया जान लो क्यों अल्टरनेट में लेते हैं। तो आंसर हमसे पूछा 3 के विपरीत, 3 का विपरीत क्या है? 1, तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? और देखने वालों ना, बनाने वाले स्टूडेंट तो इसको एक नजर में देखे होंगे और धड़ाक से सही मार दिए होंगे देखते देखते। 121 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप जानते हैं 3 का विपरीत 1 होगा और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर देखना। 222 नंबर में कह रहा है कि बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है। कह रहा है बाबू बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा है, तो बी ए से उम्र में कितना बड़ा है? गुना 2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं और 2 गुना बड़ा कर दिए। अब कह रहा है लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है। बी ए के बारे में कहा कि बी ए से 2 गुना बड़ा है, लेकिन एफ से ये 2 गुना क्या है? 2 गुना छोटा है। तो 2 गुना छोटा है तो नीचे कर दिए, एफ को ऊपर कर दिए, 2 गुना छोटा हो गया। अब कह रहा है सी की आयु ए से आधी है। सी की आयु ए से आधी है, तो ए से आयु आधी है, सी की आयु, तो सी होगा ए की आयु से आधी, मतलब 1/2 होगा। जितना आयु होगा ए का उतना ही आयु, जितना आयु होगा ए का उससे आधी आयु होगी किसकी? सी की। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से 2 गुनी है। कह रहा है कि सी की आयु ए से आधी है, लेकिन सी की आयु डी से 2 गुनी है। ध्यान देना, समझना। कह रहा है कि सी की आयु ए से आधी है, तो सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से 2 गुनी है, तो सी की आयु डी से 2 गुनी हो गई। कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो पहला सबसे बड़ा तो एफ है ना, एफ तो सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ए है, तो एफ सबसे बड़ा है। लेकिन दुगुना सबसे बड़ा कौन है? तो दुगुना सबसे बड़ा बी है, मैं दूसरा सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पहले का ये, दूसरा का ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी नहीं बाबू, बी मारो, आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? क्या क्या मार रहे हैं? पता नहीं कौन फार्मूला लगाए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। अरे देखो ना, आसानी से एकदम समझ जाओ, मैथ का फार्मूला लगाए होंगे आप लोग, आंसर ए आएगा, यानी बी दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है। सबसे बड़ा, यहां से अब मत देखो, सी मत मारो, सबसे छोटा सी होगा, दूसरा सबसे छोटा सी होगा, क्योंकि सबसे छोटा डी है और दूसरा सबसे छोटा सी होगा। समझ गए? जो सी मार रहे हैं उनका गलत है। यहाँ आंसर होगा, कह रहा है दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा बी होगा, आंसर होगा बी, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न नंबर देखो 223। 223 को समझना। कह रहा है कथन में कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को
किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए कृषि में सुधार लाने के लिए। कह रहे हैं कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए। तर्क नंबर 1 में कह रहा है नहीं, किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी विश्व में 8वीं है। काट करा गलती, कह रहा है तर्क में कि नहीं, किसानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सब्सिडी विश्व में 8वीं है। रैंक का बात कथन में कहीं किया है, ये गलत क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि कथन में रैंक का बात कहीं है ही नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि विश्व में 8वीं है। विश्व का कथन में बात है, कई नंबर पे आता है ऐसा बात है नहीं है, ये गलत हो गया। आज सर जी का ये मोहब्बत है आप लोगों का जो इतना जल्दी समझ जाते हैं। कोई नहीं, पढ़िए। तबीयत सचमुच में खराब है, मैं बड़ा मुश्किल से क्लास ले पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से पढ़ना। अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, तबीयत सबकी खराबी हो रही। अब देखो 2 नंबर कह रहा है कि हाँ, पहला गलती हो गया। दूसरा कह रहा है हाँ, कृषि एक ऋतु संबंधी व्यापार है, इससे किसानों को बिना सब्सिडी के एक निश्चित आय बनाए रखने में मुश्किल होती है। ये सही बात है, क्योंकि कथन से जुड़ा हुआ है। कथन में कह रहा है कि क्या कृषि में सुधार लाने के लिए सरकार को किसानों को उपलब्ध सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं कि हाँ भाई, क्योंकि कृषि एक ऋतु संबंधी व्यापार है। सही में मौसम संबंधी, ऋतु संबंधी व्यापार है। ऋतु अच्छा रहा, मौसम अच्छा रहा तो व्यापार बढ़िया रहेगा, नहीं रहा तो बढ़िया नहीं रहेगा। कभी आंधी आ जाता है, कभी पानी आ जाता है, कभी वर्षा आ जाता है, जबकि फसल के लिए वो जरूरी नहीं होता है। तो ऋतु संबंधी व्यापार है। ऋतु बढ़िया रहा तो व्यापार बढ़िया होगा, ऋतु बढ़िया नहीं रहा तो व्यापार बढ़िया नहीं होगा। इससे किसानों को बिना सब्सिडी के निश्चित आय बनाए रखने में मुश्किल होती है। इससे किसानों को बिना सब्सिडी के निश्चित आय नहीं बन पाएगा। मान लीजिए सब्सिडी नहीं मिलेगा, जो खाद मिल रहा है 800 रुपये बोरी, वो किसान को मिलेगा 1600 रुपये बोरी, और फसल अच्छी नहीं होगी, व्यापार अच्छा नहीं होगा, तो फिर घाटा हो जाएगा। इसलिए इनको सब्सिडी चाहिए और थोड़ा ज्यादा सब्सिडी देना चाहिए। इसलिए पहली का गलती, दूसरा का सही आंसर होगा केवल तर्क 2 मजबूत है। समझ रहे? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो आगे 22 नंबर है, सॉरी 22 नंबर कह रहे हैं, 224 नंबर को समझना। करे किसी निश्चित कूट भाषा में HAMMER हैमर को ICPQJX से लिखा जाता है, उस भाषा में WRENCH को कैसे लिखा जाएगा? देखिए H का वैल्यू होता है 8 और I का वैल्यू होता है 9, एक लेटर आगे बढ़ा। A का वैल्यू होता है 1, C का 3, 2 लेटर आगे है। M का 13 और P का 16, 3 लेटर आगे। M का 13 और Q का 17, 4 लेटर आगे। E का 5 और J का 10, 5 लेटर आगे। R का 18 और X का 24, 6 लेटर आगे। मतलब पहले 1 लेटर बढ़ाया गया, फिर 2 लेटर बढ़ाया गया, फिर 3 लेटर बढ़ाया गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो आप उसी प्रकार इसमें बढ़ाइएगा तो W के बाद क्या आएगा? 1 लेटर बढ़ेगा तो X, R के बाद तो 2 लेटर PQR, R के बाद ST, उसके बाद E के बाद FGH, N के बाद OPQR, उसके बाद C में 5 लेटर, तो C 3 और 5 8, जी साथ H नंबर आ जाएगा। H में 6 तो H का 8 6 14, तो N हो जाएगा कौन सा? XTHRHN। ऑप्शन नंबर C आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं 225 से 226। कह रहा है, समझना ध्यान से, M और B R के बच्चे हैं। कह रहा है कि M और B ये दोनों R के बच्चे हैं। अब बच्चे हैं ना बाबू, तो इसमें लड़का है कि लड़की है ये पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे लड़का को भी बोला जाएगा, लड़की को भी बोला जाएगा। कह रहा है M और B R के बच्चे हैं, तो M और B R के बच्चे हैं, मगर R का ये बच्चा है तो इसमें बेटा कौन है बेटी कौन है पता नहीं। R के बच्चे हैं तो R इसके पापा है कि मम्मी ये भी नहीं पता है, तो छोड़ दो, जैसे कहा वैसे लिख के छोड़ दो। यहाँ पे कह रहा है कि Y की शादी B से हुई है, Y की शादी B से हुई है, तो Y की शादी B से हुई है।
अब इसमें पति कौन है पत्नी कौन है ये भी नहीं पता, बस वाई की शादी बी से हुई, अगर ये लड़की होगी तो इसका पति होगा, लड़का होगा तो इसकी पत्नी होगी, छोड़ दो। अब कह रहा है कि जी वाई का पिता है, जी वाई का पिता है, कह रहा है कि जी जो है इस वाई का पिता है, तो इसका पिता है तो प्लस, तो अब सुनो ध्यान से, अगर ये लड़की होगी ये लड़का होगा तो इसका ही पति होगा, बी का वाई पति होगा, पति के पिताजी ससुर। अगर ये लड़की होगी, अगर ये लड़का होगा और ये लड़की होगी तो ये लड़का की लड़की पत्नी लगेगी, पत्नी के पिताजी ससुर, मतलब ये इसमें लड़का कोई होगा लड़की कोई होगी, लेकिन हर हाल में बी का ये ससुर ही लगेगा। तो आप यहाँ पे रिलेशन बना लो ससुर का, ससुर का। अब देखो बी का ये ससुर लगेगा तो इसका ही कौन लगेगा, इसका ये समधी लगेगा, समधी, समधी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका ये दोनों बच्चे हैं और इसका ये ससुर है तो इसका ये समधी लग जाएगा। अब देखो आगे रिलेशन कह रहा है कि बी का सिर्फ एक पुत्र है। अच्छा, कह रहा है कि बी का सिर्फ एक पुत्र है, तो बी का पुत्र है सिर्फ एगो, तो पुत्र कौन है उसका नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा वो पुत्र होगा। कह रहा है कि बी का सिर्फ एक पुत्र है, बी का कौन एगो पुत्र है ये नहीं पता है, लेकिन बी का जो भी पुत्र होगा वही पुत्र होगा वाई का भी, ठीक है, बी और वाई दोनों का पुत्र एक ही होगा। अब कह रहा है क्या कि के एम की इकलौती भतीजी या भांजा है, के जो है एम की इकलौती भतीजी या भांजा है, भांजा भतीजी या भांजा है। अच्छा, के के बारे में कहा कि एम की इकलौती भतीजी या भांजा है, ठीक है। तो देखो के की एम, के बारे में कहा कि एम की इकलौती भतीजी या भांजा, तो एम की इकलौती भतीजी या भांजा, इसके मतलब ये हुआ, यहां से देखो जेंडर कैसे क्लियर होगा। कह रहा है के एम की इकलौती भतीजी या भांजा है, तो भतीजी होगी या भांजा होगी, क्या होगा, तो भांजा होगा। कौन? के, किसका? एम का, एम का देखो भांजा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा था कि बी का एगो पुत्र है, तो पुत्र है तो इसका भांजा होगा। अब एक बात तो तुम क्लियर समझ गया कि ये लड़का है, नहीं अभी भी नहीं समझ सकते हो, हाँ क्लियर हो गया, ये लड़का है और ये लड़की है, इसकी ये बहन है, इसकी ये बहन है, तब ना बहन होगी तो ये बहन का बेटा भांजा होगा, तो ये लड़की है तो ये लड़का है, तो इसका ही कौन हो गया, पति हो गया। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखना आगे, कह रहा है कि एक्स के का दादा नाना है, एक्स के का दादा या नाना है, एक्स जो है के का दादा या नाना है, तो के का दादा तो जी है, देखो के का दादा तो जी है, तो दादा जी है, क्यों दादा जी है, क्योंकि इसका ही पुत्र है, इसका ही पति है, तो इसका ही पुत्र होगा तो इसका ही पिता, पिताजी के पिताजी, तो इसका ही कौन होगा, इसका ही दादा होगा। समझ रहे हो बात को? कह रहा है यहाँ पे लेकिन एक्स जो है के का दादा या नाना है, तो दादा नाना को ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो एक्स जो है के का दादा या नाना है, मतलब एक्स को हम यहाँ पे रखेंगे और इसका बना देंगे नाना, इसका नाना बनाएंगे, क्योंकि वो दादा पहले ही से है तो नाना बनाएंगे, तो ये नाना बन गया, तो इसका जेंडर क्लियर हो गया कि पुरुष है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये स्त्री है और इसकी कौन लगेगी, पत्नी लगेगी। क्योंकि देखो जब इसका ही नाना है तो इसका पिताजी लग जाएगा, इसका भी पिताजी लग जाएगा, दोनों का ही पिता लग जाएगा, तो ये पिता लग गया, इसका ही दोनों बच्चे हैं तो ये लग जाएगी इसकी पत्नी, इसकी माँ लग जाएगी। समझ रहे हो? अब देखो आगे, कह रहा है कि भी एक्स की इकलौती पुत्री है, कह रहा है कि भी एक्स की इकलौती पुत्री है, तो एक्स की इकलौती भी एक्स की इकलौती पुत्री है, यहाँ पे तो चीज गड़बड़ कर दिया। इसके मतलब ये हुआ बाबू, यहाँ इकलौती जोड़ करके गड़बड़ कर दिया। चलो देख लो, भी एक्स की इकलौती पुत्री है और ए भी की पुत्री है। अच्छा ध्यान देना, कह रहा है कि भी एक्स की इकलौती पुत्री है, तो एक्स की इकलौती पुत्री जो है भी है, तो इसकी पुत्री है इकलौती, जिसका नाम है क्या, भी नाम है, पुत्री है भी नाम है इसका, तो इसकी लग जाएगी बहन। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे कह रहा था कि के एम का इकलौता भतीजा या भांजा है, इसके मतलब ये हुआ कि ये इसकी बहन नहीं, ये इसका भाई है, ठीक है, ये भांजा नहीं भतीजा होगा, ठीक है, भतीजा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भतीजा और इसका ही लग जाएगा भाई, तो ये यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब इसकी पति नहीं होगा, इसकी कौन हो जाएगी, तो पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दादा नहीं होगा, इसके पिताजी के ससुर, तो ये होगा नाना, और यहाँ पे नाना नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दादा। समझ रहे हो? अब देखो आगे,
कह रहा है ए भी की पुत्री है, ए भी की पुत्री है, तो भी की पुत्री है, भी की पुत्री जो है उसका नाम है ए, पुत्री है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो देखो इसकी पुत्री है, तो अब इसका ये कौन लग जाएगी, भांजी लग जाएगी, भांजी लग जाएगी। ठीक है, चलो तो बन करके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन बनाओ। सब लोग का कमेंट नहीं दिखेगा, एक के बतिए बार बार पूछते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 225 नंबर कह रहा है कि आर एस से कैसे संबंधित है, कह रहा है कि आर एस से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे आर है, इस ए से कैसे संबंधित है, तो आर के बारे में बताना है कि आर ए से कैसे संबंधित है। तो देखो इसकी ये पुत्री है, तो इसकी ये माँ लगेगी, अब माँ, इसकी जो माँ है इसकी बहन है तो इसका भाई लगेगा, अब भाई की मम्मी चाहे इसकी भी माँ लगेगी। तो बताओ इसका ये पुत्र है, पुत्री है, पुत्री है तो ये माँ है, अब माँ की माँ, माँ की माँ इसकी कौन लगेगी, तो नानी लगेगी। तो आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर बी, दादी या नानी। कितना बजे क्लास स्टार्ट हुआ है सर, आपको नहीं पता है? ये क्लास स्टार्ट हुआ है 12 बजे, ठीक है, और आप 12:30 बजे आ रही हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, दादी या नानी। अब देखिए 225 के बाद 226, वाई भी से कैसे संबंधित है, कह रहा है कि वाई भी से कैसे संबंधित है। तो देखो इसकी बहन है तो इसका भाई, ये भी भाई, अब भाई की पत्नी भाभी, तो वाई भी की कौन है, भाभी है। तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर भी, ननद, साली, भाभी, सबको इंग्लिश में एक ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 226 का क्या होगा, बी होगा। अब चलो 227 नंबर, वाकई में क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन में बहुत समय बर्बाद किया, देखो कितना चिचरी खांच के बनाना पड़ा। चलो आगे देखो 227 नंबर कह रहा है 227 नंबर की शब्द लैंग्वेज में कितने ऐसे अक्षर युग में हैं जिनमें हर एक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन रात में हम 10 बजे जब क्लास लेकर के आते हैं वहां पे समझाए हैं, और यहाँ भी देख लो। तो यहाँ पे है लैंग्वेज, तो LAN, ठीक है, GUAGE, ध्यान देना, LANGUAGE, लैंग्वेज में कितने ऐसे अक्षरों के युग में हैं जिनमें हर एक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बनाएंगे कैसे। बनाने का चला विधि यही है कि एक लेटर को उठाएंगे, पढ़ते हुए अंतिम तक जाएंगे, बारी बारी से काम सबके साथ करना है। और ध्यान ये रखना है कि जो जहां मुंह से बोल रहे हैं वो वहां पे है कि नहीं है। जो जहां मुंह से बोल रहे हैं अगर वो वहां पे है तो एक जोड़ा मिला, नहीं है तो नहीं मिला। और चेक करेंगे दोनों साइड से, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, हाँ, तो देखिए LMN, देखो क्या बोले, एन बोले हैं, एन आ भी गया, LMN, एन के बाद ओ बोल रहे हैं मगर ओ नहीं है, जी है, ओ के बाद पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस भी नहीं है। लेकिन यहाँ एल बोले, एल के बाद एम बोले, एम नहीं था, एन बोले तो एन था, तो एक जोड़ा मिल गया। अब देखो ए से बी बोले नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है। अब देखो NOPQRS नहीं है, GHIJK नहीं है, UVWX नहीं है, ABC नहीं है, GH नहीं है। अब पीछे से चेक करो, आगे चेक किए एगो मिला, पीछे चेक करो, EFGHIJKL, चलो मिल गया, ई से एल तक डायरेक्ट मिला, EFGHIJKL मिल गया। अब देखो GHIJKL नहीं मिला, ABCDE नहीं मिला, UVWX नहीं मिला, GHINO, कई गो मिला टोटल, 2 गो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, LNEN, यस, वेरी गुड। चलो LNEL, बहुत बढ़िया, ENEFGHIJ कहाँ मिला, EL मिला है और LA मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर देखो, 228 नंबर समझना। कथन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को अपने ऋण ब्याज दर कम करने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को अपने ऋण ब्याज दर कम करने का निर्देश दिया है। एगो बात तो जानते होंगे, भारत में जितना बैंक है सारे बैंक को लोन देने का काम कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बाप कहा जाता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक बाकी व्यावसायिक बैंकों को क्या देता है, लोन देता है, कर देता है। लेकिन पहले जो अपनी ब्याज का जो ऋण था, अपनी ऋण का जो ब्याज था, जो कर्ज दिया था, ऋण का जो ब्याज था वो थोड़ा ज्यादा रखा होगा। इस बार बोला कि ब्याज दर कम कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को अपने ऋण ब्याज दर कम करने का निर्देश दिया। बोला कि ऋण का जो ब्याज दर है वो अपना कम कर दीजिए। आगे 2 नंबर में कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे जनता से धन लेकर अपने संसाधनों में बढ़ोतरी करें। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक बाकी जितना भारत में बैंक है सबको निर्देश क्या किया कि आप जो पहले से ब्याज का जो ऋण ले रहे हैं, जो ऋण का ब्याज ले रहे हैं, जो आप पैसा दिए उसका जो ब्याज ले रहे हैं, मान लो जैसे 10% ले रहे हैं, तो अब उसको आप कम कर दीजिए, 5% लीजिए, और उसके बाद जो भी पैसा आता है ब्याज के रूप में, उससे आप अपने संसाधनों को बढ़ाने में यूज करें। ये बात कहा कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप कथन समझ गए। अब निष्कर्ष नंबर 1 में देखो, कह रहा है व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना अब आसान हो जाएगी। सही बात है, व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना अब आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले आप व्यावसायिक बैंक से ऋण लेते थे, जैसे मान लीजिए ICICI, HDFC, चाहे कोई भी बैंक से आप ऋण लेते थे, मान लीजिए PNB से आप ऋण लिए, कर दीजिए। जैसे मान लीजिए होम लोन लिए, 40 लाख रुपया होम लोन लिए और उस पर 10% ब्याज था, तो ब्याज आपको ज्यादा भरना पड़ता था, तो वही आदमी ऋण लेता था जो ब्याज भरने में सक्षम था। लेकिन अब 10% को घटा करके 4% कर दिया गया, चाहे 5% कर दिया गया, तो अब वो आदमी भी ऋण ले लेंगे जो ऋण लेने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उसको 10% देना पड़ता था, अब 4% देना पड़ेगा, तो ले लेंगे। हाँ ठीक है, तो पहले का नंबर सही। दूसरा नंबर कह रहा है कि पूंजी के अभाव के कारण व्यावसायिक बैंक अपने ऋण ब्याज दर अधिक रखा था। ये बात गलत है। पूंजी के अभाव के कारण व्यावसायिक बैंक अपने ऋण ब्याज दर अधिक रखा था, ऐसा बात कथन में नहीं है। कोई जरूरी भी नहीं है कि पूंजी के अभाव के कारण व्यावसायिक बैंक अपनी ऋण ब्याज दर अधिक रखा था। हो सकता है पूंजी का अभाव नहीं होगा, ऋण ब्याज दर ज्यादा रखा था क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्याज लेने वाले से वसूल सके, तो ये भी हो सकता है। इसलिए पहले का सही, दूसरा का गलती। आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 सही है। समझ गए? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो आगे देखो, 29 नंबर कह रहा है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पे, तो ऊपर से 10वें स्थान पे कौन है? राजू है। समझ रहे हो? अब कह रहा है और रवि नीचे से 21वें स्थान पे, 21वें स्थान पे, नीचे से 21 नंबर पे कौन है बाबू? नीचे से 21 नंबर पे रवि है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में कह रहा है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पे, तो ऊपर से ये 10 नंबर पे कौन है? राजू। और रवि नीचे से 21वें स्थान पे, नीचे से 21 स्थान पे रवि है। दोनों 2 आदमी हैं और उनके बीच 3 छात्र हैं। अब उनके बीचों में 3 वो छात्र हैं, ये 3 छात्र उनके बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो करना कुछ नहीं, सबको जोड़ देना है। तो 21 सदस्य 31 और 3, तो 31 और 3 कितना होता है? 34, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ सबका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 230 नंबर समझना। कह रहा है कि गणेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है। तो मान लो गणेश यहाँ पे है, ये उत्तर दिशा में कितना गया? 7 किलोमीटर। और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और जाएगा कितना? 3 किलोमीटर। तो रेखा पर ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक लाइन अगर आप 7 खींचे तो यहाँ पे लाइन 3 ही खींचना है, तो छोटा खींचना है। और वह फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हो गया। फिर उसके बाद वह दाईं ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे न जाएगा, क्योंकि चेहरा इधर है, तो दाईं ओर कितना जाएगा बाबू? तो दाईं ओर जाएगा 7 किलोमीटर चलता है। वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु यही है, कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो 7 जा करके 7 रिटर्न आ गया, ये दूरी 0 हो गया, लेकिन ये 3 है, तो ये भी दूरी कितना होगा? ये भी दूरी आपका 3 ही किलोमीटर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, 230 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 231 देखो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में SAGE को 4169 तथा PERT को 7928 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में STEP को क्या लिखा जाएगा? तो देखो अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा, ये मत निकालने लगिएगा, ये मत सोचने लगिएगा कि SAGE को S को 4, A को 1, G को 6,
ई को 9 कैसे लिखा, ये मत सोचिएगा। PERT को 7928 कैसे लिखा, ये मत सोचिएगा। नहीं तो ये सोचिएगा समझ जाएगा। आप ये सोचिएगा कि S को यहाँ पे S को क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो यहाँ जब वहां पे S को 4 लिखा तो यहाँ भी S का 4 होगा, चाहे जैसे भी लिखे। यहाँ पे T को क्या लिखा, 8, तो यहाँ भी T का वैल्यू 8 ही होगा, चाहे जैसे लिखे। यहाँ पे E को क्या लिखा, तो E को लिखा है 9, तो यहाँ पे E का वैल्यू 9 होगा, चाहे जैसे वो लिखा हो लिख देंगे। यहाँ पे P है तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 ही होगा, चाहे जैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो 4892 P का नहीं, P का 7 ना है, P का 7 है, सॉरी गलती हो गया। यहाँ P है तो P का वैल्यू 7 है, तो 7 4897, तो आंसर होगा 4897 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाँ जी, हमको हमी से चुरा लो वाला कॉन्सेप्ट है, हमको हमी से चुरा लो वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 232 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी शब्द से वैसा ही संबंध है जो दूसरी शब्द का पहली शब्द से। तो दूसरी शब्द का पहली शब्द से तो लंबाई, दूसरी शब्द का पहली शब्द से कैसा संबंध है, लंबाई। लंबाई का मापक क्या है, पैमाना। लंबाई को किस में मापते हैं, पैमाना में मापते हैं। तो यानी लंबाई और पैमाना का संबंध आप देख सकते हैं, लंबाई को पैमाना में मापते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भूकंप को मापते हैं किसमें, सिस्मोग्राफ से। भूकंप को किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ से। तो भूकंप का संबंध सिस्मोग्राफ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार लंबाई का संबंध पैमाना से, उसी प्रकार भूकंप का संबंध सिस्मोग्राफ से। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो देखिएगा सब में COU, ध्यान देना, सब में COU कॉमन है। 3 लेटर तो सब में कॉमन है, तो अभी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे N है, यहाँ पे R है, यहाँ भी R है, यहाँ N है, यहाँ N है। तो बोलो N पहले कि R पहले, कहेगा सर पहले तो N आता है। तो बबुआ देख ले, N इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी N है, तो N से आगे बढ़ो, क्योंकि N तक तो सब में कॉमन है। आगे बढ़िएगा, यहाँ T है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T है। तो बोलिए पहले S की पहले T, तो S होता है 19 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे। तो कहेगा सर पहले S आएगा, तो यही 1 नंबर पे होगा। अब कहेगा सर बाद में T आएगा, तो T इसमें भी है, T इसमें भी है, तो भैया ये दोनों में से कौन आएगा, तो T के बाद बढ़ेंगे तो E और यहाँ R, तो पहले कौन आता है, पहले E आता है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे और ये हो जाएगा 3 नंबर पे। अब देखो ये दोनों मिलाओ, तो ये दोनों मिलाइएगा तो R है, उसके बाद यहाँ पे बढ़िएगा तो A, यहाँ बढ़िएगा I, तो पहले A आता है, तो ये आ जाएगा ये 4 नंबर पे और ये आ जाएगा 5 नंबर पे। तो अरेंज करिए, पहले 4 होगा फिर 1 होगा, तो 4 1, तो यहाँ पे 1 कट गया क्योंकि यहाँ 1 4 है। तो पहले 4 होगा फिर 1 होगा फिर 5 होगा, तो 4 1 5 4 1 5, ये कट गया क्योंकि 4 1 3 है। अब देखो पहले होगा कौन सा, 4, फिर 1, फिर 5 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, तब 2 होगा, 3 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। सी भी कट गया, तो आंसर कौन सा हो गया, ए। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन में बताओ जल्दी से 234 का आंसर क्या बनने वाला है, जल्दी बताइए। तो 234 नंबर बोलो, 234 का आंसर देखिए क्या आएगा। कह रहा है PQR SOT एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कै गो है बाबू, 5 गो। तो देखो 1 2 3 4 5 गो को बैठा दिए। कह रहा है कि PQR SOT एक वृत्ताकार टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है R T के तुरंत बाईं ओर है, T के तुरंत बाईं ओर। कौन भैया, R। कह रहे कि R जो है T के तुरंत बाईं ओर, तो T को यहां बैठाएंगे, R बाईं ओर आ जाएगा। आगे कह रहा है P S और T के बीच बैठा है। कह रहा है कि P S और T के बीच में, तो P को बैठाना है। कह रहा है कि P जो है S और T के बीच में, तो T यहाँ है, S को यहाँ बैठा देंगे तो P बीच में आ जाएगा। अब देखो कौन बच गया, तो एगो बच गया Q, Q को यहाँ बैठा दो। अब कह रहा है कि R के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो R के ठीक बाईं ओर कौन है बाबू, Q है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजों को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी Q। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
235 देखना। 235 नंबर में कह रहा है कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें। वाह वाह। कह रहा है कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा लें। अब पूर्वधारणा नंबर 1 में कह रहा है कि बाजार में उपलब्ध मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता है। गलती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कह रहा है कि बाजार में उपलब्ध मतलब बाजार में जितने भी मोटापा की दवा है उनसे मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन, बाजार में उपलब्ध मोटापा कम करने के अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता है। मतलब बाजार में जितनी भी दवाइयां हैं बाजार में जितनी भी दवाइयां हैं उपलब्ध मोटापा कम करने की, उनसे वजन कम नहीं होता है। अगर ऐसा हकीकत में रहता तो फिर उसको ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए आप हमारी दवा लें। मोटापे की समस्या, जैसे मान लो हम कहते हैं आप लोग को बार बार कि बाबू पढ़ो वही जहाँ चीज़ें समझ में आए, और पढ़ो वही चीज़ जो आपके एग्जाम हॉल में आए, और पढ़ो उसी से जो आपको अच्छा समझाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं मगर अच्छे से समझाने वाले बहुत लोग नहीं हैं। आज भी कहते हैं झा सर कि सचमुच में देखा जाए तो भारत में अच्छे टीचरों की कमी है सर, कि हम लोग हैं कि किसी तरह से सरवाइव कर पाते हैं। बोले हाँ ये बात है। तो होता क्या है, और भी टीचर हैं, लेकिन ये बात क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि और भी टीचर हैं चाहे और भी लोग हैं तब कहा जा रहा है कि अच्छे जगह पढ़े, इसलिए कहीं आप बुरा जगह पर न फंस जाए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई भी नहीं रहता तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अच्छा जगह पढ़ते चाहे बुरा जगह पढ़ते तो मेरे ही पास, हम अच्छा होते चाहे बुरा होते। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप मेरे पास पढ़िए, इसके मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये 1 नंबर में गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवाएं लें, इसके मतलब कि और भी दवाइयां हैं, तब ये कह रहा है। पहले का गलती है। दूसरा कह रहा है दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी बात गलत है। अब कथन में कह दिया कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारे दवा लेते, एक मतलब ये थोड़ा है कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मोटापा को नियंत्रित दवाओं के बिना भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो पूर्वधारणा 1 और न ही पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है। समझ रहे हैं बात को। चलो आगे देखो 236 में कह रहा है कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। तो इसको बनाइएगा कैसे, पहले तो आप आज ले लीजिए, अब बीता हुआ कल ये रहा, अब बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या है बाबू, तो बुधवार है। 3 दिन पहले बुधवार है, तो चलो बुधवार हम ले ली। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आज है ये आगामी कल है, और कल के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब 2 ही दिन लेना है। ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पे आप नहीं सोचिएगा कुछ भी, ठीक है। 2 दिन बाद हम ले लिए, 2 दिन बाद ले लिए, तो कौन सा दिन होगा, तो बुध है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर क्या होगा बाबू, बुधवार। और अगर आप इससे 1 दिन ज्यादा ले लिए होंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा गुरुवार, जो कि ऑप्शन ए में नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलो 237 नंबर को देखो। कह रहा है कि 1 सप्ताह में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। बाप रे बाप, 1 सप्ताह में कह दिया। पहले तो आप एक बात जान लो, एक दिन बोले तो 24 घंटा, 24 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, 22 बार। ये आप सभी लोग जानते हैं। 24 घंटा में 22 बार, यानी एक दिन में 22 बार, तो 1 सप्ताह में तो 22 गुना 7, क्योंकि सप्ताह में होता है 7 दिन, और एक दिन में 22 बार, तो 22 गुना 7 यानी 7 दिन में कई बार, तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15। आंसर कितना, 154, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। फ्राइडे आ रहा है तो हम फ्राइडे ही ना बताए थे, फ्राइडे आ जाएगा आपका। कैसे बाबू, ये बुध है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो आपका फ्राइडे आ जाएगा। कौन फॉर्मूला से बना दिए बाबू। हाँ जी, किसका किसका फ्राइडे आ रहा है बताओ तो जरा। ये कह रहा है चला कि फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे आएगा, बुड़बके वाला बात करता है। कैसे फ्राइडे आएगा, किसका किसका फ्राइडे आ रहा है जी। यहाँ सब कुछ हम स्पष्ट लिख दिए, कह रहा है फ्राइडे आ रहा है, तो मार लो शुक्रवार आ रहा है, तो जाओ बोरा में, हमरा का है बताओ तो। फ्राइडे आएगा, फ्राइडे किसी कीमत पे नहीं आएगा। कैसे बाबू, कैसे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल
बुध है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुधवार आएगा, बनाते रहो जिसे बनाना है। 154 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो 238 समझना, 237 अभी बताए ना, हाँ 237 बताए। 238 समझो। कथन में कह रहा है कि कोई इमली अनार नहीं है, कोई इमली जामुन नहीं है। अब कह रहा है कुछ जामुन अनार नहीं है, कुछ जामुन अनार नहीं है। तो जामुन देखो यहाँ पे है और अनार यहाँ पे है, तो जामुन का शादी अनार से इमली दोनों में कॉमन, यहाँ से मिलेगा कितना 100, यहाँ से मिलेगा 50 कॉमन वैल्यू, ठीक है। जामुन का वैल्यू और अनार का वैल्यू चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ के साथ सही मार दो। दूसरा कह रहा है कुछ अनार जामुन है, तो अनार जामुन नहीं होगा, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो कंक्लूजन कैसा बनेगा, कंक्लूजन बनेगा निगेटिव लेकिन बन रहा है पॉजिटिव, तो ये गलत है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक सही है। चाहे तो आप डायग्राम से बना सकते हैं। कोई इमली अनार नहीं है, तो इमली है, इमली, इमली में से कोई भी इमली अनार नहीं है, इमली अनार नहीं है। अब कह रहा है कुछ इमली जामुन है, तो कुछ इमली क्या है बबुआ, जामुन है, जामुन है। एक नंबर में कह रहा है कुछ जामुन अनार नहीं है, तो देखो यहाँ पे अनार का डायग्राम है और यहाँ पे जामुन का डायग्राम है, तो कुछ जामुन सचमुच में अनार नहीं है, तो पहले का हो गया सही। तो सब क्या कर रहा है कुछ अनार जामुन है, बताओ तो कुछ अनार जामुन होगा, अनार जामुन में कोनो रिलेशन है नहीं है, तो ये गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 239 आर जेड का की कौन है, आर जेड की कौन है, आर जेड की कौन है, किसका क्वेश्चन है, डेटा सफिशिएंसी का। तो जेड के पति क्यू का, जेड के पति क्यू का संतान आर है। अच्छा जेड, जेड का पति क्यू, ध्यान देना क्वेश्चन में समझना ध्यान से, पहले का को अरेंज कर रहे हैं। कह रहा है कि जेड के पति क्यू का संतान आर है, ये सब एक में है। जेड के पति क्यू, तो जेड का पति क्यू, तो ये पति है तो ये पत्नी, जेड का पति क्यू का संतान आर है। अब आर इसका संतान है तो पुत्र होगा कि पुत्री होगा, ये कहना मुश्किल है, पता नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अब बताओ, पूछा क्वेश्चन में कि आर जेड की कौन है, तो आर इस जेड की कौन है या आर जेड का कौन है, तो आर जेड का, हालांकि इसका ही पति है, पति का पुत्र है, तो इसकी तो ये मां लग जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इसका ही पुत्र होगा चाहे पुत्री होगी, तो इसका ही पिता होगा, पिता की पत्नी, तो इसकी मां लगेगी। मगर मां का ही बेटा है कि बेटी, पता है नहीं है, तो पहलका से आंसर आया नहीं आया। अब चेक करो दूसरा का से, कह रहा है कि आर की बहन सी है जिसकी मां जेड है। कह रहा है कि आर की बहन सी है, इसकी बहन है, कौन है, सी। आर की बहन सी है जिसकी मां जेड है, तो आर की बहन सी है जिसकी मां जेड है, मां जेड है, तो बताओ इससे आंसर आएगा नहीं आएगा। देखो दोनों को मिक्स भी कर देंगे तो आंसर आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों कह रहा है कि आर की बहन सी है, तो आर की बहन तो सी है जिसकी मां जेड है, लेकिन आर का जेंडर क्लियर है, आर की बहन सी है, मगर सी का ही भाई है कि बहन है, क्लियर है, बताओ क्लियर है, कहेगा नहीं सर क्लियर नहीं है। इसलिए हमारा आंसर होगा कि इसको और इसको दोनों को मिला भी देंगे तो आंसर नहीं आएगा। मतलब दोनों कथन को मिलाकर प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ना, दोनों कथन मिलाकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ यस वेरी गुड, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 240 नंबर। और 240 नंबर को ध्यान से समझ लें। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। हाजीपुर में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, ओहो बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग, मार दो ऑप्शन नंबर डी, बिना सोच ले समझ ले। क्योंकि देखो कह रहा है 240 नंबर में कि ऐसी आकृति के बारे में बताइए जो तीनों कंडीशन को फुलफिल करे। कह रहा है हाजीपुर में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग। तो हाजीपुर में जो लोग रहता है वो सारा का सारा बिहार में तो रह रहा है। हाजीपुर में जितने भी लोग रहेंगे वो बिहार में ना रहेंगे, क्या हाजीपुर बिहार में ना है, बंगाल में थोड़ा है। तो हाजीपुर में रहने वाले लोग बिहार में रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे जितने हाजीपुर में रहने वाले लोग हैं सब के सब बिहार में वाले में आएंगे, और बिहार हाजीपुर में रहने वाले लोग भारत में आएंगे। तो ये देखो सबसे छोटा वाला हाजीपुर में रहने वाला है, ये जितना हाजीपुर में रहने वाले लोग हैं सब बिहार में रहते हैं, और जितना हाजीपुर बिहार में रहते हैं सब आदमी भारत में रहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ, 221 से लेकर 240 तक देखें, तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर से कल के क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे 241 से 260 तक। तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय। और रात में 10 बजे आइएगा सारे भाई बंधु मेरे 20 क्वेश्चन के साथ फ्री क्लास यूट्यूब पर, ठीक है।